हम डिस्कस कर रहे थे, रिवाइज कर रहे थे विटामिन्स। विटामिन्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, हमें एनर्जी तो नहीं देते लेकिन स्मॉल अमाउंट में हमें इनकी जरूरत पड़ती है, जिससे हमारे बॉडी के फंक्शंस प्रॉपर ऑपरेट हो सके। विटामिन्स टू टाइप्स के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स का एग्जांपल है KEDA। इसको आप कीड़ा कीड़ा से याद रख सकते हैं। ये है फैट सॉल्युबल विटामिन। इसमें हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। इसकी हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है 600 to 700 माइक्रोग्राम, और शिशुओं में इसकी नीड होती है 300 to 400 माइक्रोग्राम। इसके सोर्सेस क्या है? ये हमें हरी सब्जियों से मिलता है, दूध से मिलता है, मक्खन से मिलता है, अंडों से मिलता है। अंडों का जो योक पार्ट होता है ना, एग में बेटा प्रोटीन भी होता है, फैटी एसिड्स भी होते हैं। आपने कभी अंडा देखा होगा? अंडे के अंदर एक व्हाइट पोर्शन होता है, वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारे ब्लड में भी पाया जाता है, ठीक है। और अंडे का जो सेंटर वाला पार्ट होता है येलोइश, उसमें फैटी एसिड्स होते हैं। तो अंडा इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, एज वेल एज उसमें विटामिन ए भी प्रेजेंट रहता है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग एग खा सकते हैं। वैसे तो हमें कोशिश करना चाहिए बेटा कि हमें नॉनवेज को हम अवॉइड करें, ठीक है। क्योंकि हम यदि वेज खाएंगे तो वेज इजिली डाइजेस्ट हो जाता है इन कंपैरिजन ऑफ एनिमल सोर्सेज से हमें जो फूड मिलता है। हमें चिकन को, मटन को, रेड मीट को डाइजेस्ट करने में काफी एनर्जी लगती है, ठीक है। और यदि हम सुपाच्य भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, है ना, जैसे दलिया खाएंगे, कम नमक मिर्च मसाले का खाना खाएंगे, तो हमारी जो एंगर है, हमारी जो तामसिक प्रवृत्ति है, हमारे अंदर जो एग्रेशन है, हमारे अंदर जो गुस्सा है ना, ये हमारे अंदर धीरे धीरे कम होता है। ऐसा पाया गया है कि जो लोग रेड मीट खाते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। उनके नेचर में काफी एंगर होता है, छोटी सी बात पे वो सनक सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सात्विक भोजन हमारे शरीर के लिए सर्वाधिक लाभदायक होता है, ठीक है। तो हमें एक्चुअली, मनुष्य सर्वाहारी है। मनुष्य मांस का सेवन भी कर सकता है, मनुष्य शाकाहार का सेवन भी कर सकता है, साग सब्जी भी खा सकता है, मांस भी खा सकता है। तो मनुष्य को ऐसा इसलिए बनाया गया है, यदि ऐसी परिस्थितियां हो कि साग सब्जी उपलब्ध ना हो, फल फ्रूट्स उपलब्ध ना हो, तो व्यक्ति मांस खा के जिंदा रह सकता है ना। और यदि व्यक्ति को चुनना पड़े कि मेरे सामने दाल रोटी रखी हुई है और मेरे सामने मटन रखा हुआ है, तो उसको दाल दाल रोटी सब्जी का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि ये उसके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक है, ठीक है। तो इसके सोर्सेस आप ध्यान रखोगे कि विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। हरी सब्जियों से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क से मिलता है, मक्खन कर्ड से मिलता है हमें, और चीज से मिलता है, और एग से मिलता है, एग का जो जोक पार्ट होता है, ठीक है। तो इससे हमें मिलता है। और कॉड लिवर ऑयल और शार्क लिवर ऑयल, शार्क की लिवर से जो तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे भी हमें विटामिन ए मिलता है। आप लोग को मेरी आवाज साफ आ रही है बेटा? सभी लोगों को वॉइस मेरी ऑडिबल है? हम्म। ओके। अब इसके फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी में, ठीक है। हमारी आई का एक पार्ट होता है रेटिना, और इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ये नेत्र की ज्योति के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। विटामिन ए की यदि डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी ज्योति क्षीण हो जाएगी, हमारा विजन ब्लड हो जाएगा, हमें धुंधला नजर आएगा, क्योंकि हमारे आई में जो रोडॉप्सिन नाम का केमिकल है, उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करता है, ठीक है, हमारे शरीर की संक्रमण से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। तो विटामिन ए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से हमारी बॉडी में कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है? हमें कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया हो सकता है। ये सब आई से एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। आंखों पे बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है विटामिन ए की कमी का, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो दिखना बंद हो जाता पेशेंट को, मरीज को, ठीक है।
तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, जीरोप्थेल्मिया हो सकता है, कैरेटोमेलेसिया हो सकता है। ठीक है। और विटामिन ए हमें गाजर से भी मिलता है, पीले फलों से मिलता है, गाजर से मिलेगा, आम से मिलेगा। तो फ्रूट भी इसके रिच सोर्स है। गाजर का जूस पीना चाहिए, पपीता का जूस पीना चाहिए। पपीता हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम जूस पिए तो मॉर्निंग टाइम में जूस पिए। कभी भी सूर्यास्त के बाद में हमें जूस नहीं पीना चाहिए। है ना, सूर्यास्त के बाद हमें कोशिश करना चाहिए हम ज्यादा सलादें भी ना खाएं। है ना, सलाद खाने का सबसे अच्छा समय होता है मॉर्निंग और लंच के टाइम आप खाएं। शाम को सलाद ना खाएं, ककड़ी ना खाएं। ककड़ी इजिली डाइजेस्ट नहीं होती है। ककड़ी को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है बॉडी को। ठीक है। तो जो भी हैवी फूड है, आपका गरिष्ठ भोजन है, वो आप मॉर्निंग टाइम पे करें। आपका मन है कि मैं आज पनीर खाना है, आज हमें हलवा पूरी खानी है, जो खाना है वो सब मॉर्निंग टाइम में खाया करो। है ना। ऐसी कहावत है कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग और डिनर लाइक अ बेगर। मतलब सबसे हैवी फूड आपका मॉर्निंग में होना चाहिए, फिर उसके बाद लंच में भी थोड़ा कर सकते हो, लेकिन आपको शाम को एकदम हल्का भोजन लेना है, क्योंकि शाम को हमें हमारी जो उदर अग्नि होती है वो शांत हो जाती है, तो हमारा डाइजेशन थोड़ा वीक होता है। ठीक है। कभी कोई व्यक्ति शादी पार्टीज में जाता है 9-10 बजे, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन करता है, गुलाब जामुन खाएगा, रसगुल्ला खाएगा, बहुत ज्यादा शुगर, सॉल्ट, है ना, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड। तो ये फूड से क्या है, धीरे धीरे उसकी हेल्थ पे एक इम्पैक्ट पड़ने लगता है नेगेटिवली, और वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो हमें हमारे स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मैरिज में हम जाते हैं, हमें दही बड़े नहीं खाने चाहिए, क्योंकि शाम के वक्त दही वर्जित है आयुर्वेद में। है ना। तो हमें दही बड़े कभी भी शाम को नहीं खाने चाहिए, और दही के साथ उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। हमें आलू के साथ मैदा नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके हमें मैदा को अवॉइड करना चाहिए। मैदा कैसा चिपचिपा होता है ना, मैदा बहुत ज्यादा स्टिकी होता है। तो ये हमारी पेट में भी जब जाता है तो हमारी आंतों से ये इजिली फ्लशिंग नहीं होती है इसकी। है ना। ये बहुत जरूरी है कि हम जो कुछ खाते पीते हैं वो हमारी बॉडी से सड़ के निकल रहा है या पच के निकल रहा है। डाइजेशन होना चाहिए फूड का प्रॉपर। तो कभी भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, यदि आपका फूड प्रॉपर डाइजेस्ट होगा तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलेंगे आपकी बॉडी को। मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्ब सब आपकी बॉडी को मिलेगा, तो आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी। ठीक है। और हेल्थी बॉडी में ही हेल्थी माइंड रहता है, और हेल्थी माइंड ही समाज के लिए कंस्ट्रक्टिव होता है। यदि आपका माइंड हेल्थी नहीं है तो आप में एंगर होगा, एंशियसनेस होगी, व्याकुलता होगी, साइकोसिस भी हो सकती है ना। आप में कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशंस होना बहुत जरूरी है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर बन सके, हार्मोन्स बन सके, एंजाइम्स बन सके, हमारे बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन हो सके, और हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे प्रॉपर हो सके, और जितने भी ऑर्गन सिस्टम है सब चुस्त दुरुस्त रहे और फिट रहे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने विटामिन ए कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैं एक बार उसको रिवाइज कर देता हूँ। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। ठीक है। और इसकी डेली नीड कितनी होती है, 600 to 800 mg पर डे। और शिशुओं में, बच्चों में कितनी होती है, 300 to 800 mg। mg मतलब माइक्रोग्राम। इसके सोर्सेज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स, येलो फ्रूट जो होते हैं, है ना, एग। फंक्शन क्या है इसके, ये आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारी बॉडी को संक्रमण से बचाता है। ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ये। और इसकी डेफिशिएंसी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस नाम का रोग होता है, बाइट और स्पॉट बॉडी में बनने लगते हैं, जीरोप्थेल्मिया, कंजक्टिवाइटिस, इस तरह के रोग, बीमारी शरीर में आ जाती है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। और इसकी जो डेली नीड है एडल्ट्स में, अयस्क अयस्क में, जो युवा अवस्था में जो लोग हैं, उनको ये चाहिए 100 यूनिट to 200 यूनिट पर डे। और यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको विटामिन डी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है जिसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो माँ से ही न्यूट्रिशन बच्चे में जाता है। एक बच्चा अपनी माँ से प्लेसेंटा नाम की नली के माध्यम से जुड़ा होता है, और वो नली से बच्चे को भोजन मिलता है। ठीक है। और जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो 6 महीने तक अपनी माँ के दूध पे रहता है। तो माँ का जो दूध होता है वो बच्चे के लिए कंप्लीट फूड होता है। ठीक है। तो हर माँ को अपने बच्चे को स्तनपान कराना बहुत जरूरी है, ताकि उसकी बॉडी में कभी भी न्यूट्रिशन की कमी ना हो, और वो आगे चल के छत्रपति शिवाजी जैसा बने। ठीक है। आपने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना है, कितने महान व्यक्ति थे वो।
जब भी युद्ध में जीतते थे तो उस राज्य की महिलाओं के साथ उन्होंने कभी भी कोई ऐसा गलत काम नहीं किया कि कोई उनके चरित्र पे उंगली उठाए। महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे छत्रपति शिवाजी। ठीक है, बाकी राजा महाराजा युद्ध जीतते थे तो दूसरे राजाओं की रानियों को अपनी रानी बना लिया करते थे। ठीक है, उनकी इच्छा के खिलाफ, उनकी मर्जी के बगैर। लेकिन शिवाजी ने कभी ऐसा नहीं किया। वो वुमेन का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो ऐसा हमारा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये कब मिलेगा? जब हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशंस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका सोर्स क्या है? तो जब भी हम सन बाथ लेते हैं, सन बाथ क्या होता है? सुबह जब हम नहाएंगे, नहाने के बाद हमें हमारी बॉडी पे सूर्य सूर्य की किरणें पड़ेंगी, है ना, जिसको हम सन बाथ बोलते हैं। तो मॉर्निंग में जो सन बाथ हम लेते हैं उससे हमारी बॉडी में विटामिन डी एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इसको सन विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश के अलावा अंडे से हमें मिलेगा, मक्खन से मिलेगा, चीज से मिलेगा। ठीक है, पान खाने से भी हमें कैल्शियम मिल जाता है, क्योंकि पान में चूना लगा होता है ना। चूना पान में लगाना चाहिए, कभी किसी को चूना नहीं लगाना। ठीक है, चूने में कैल्शियम होता है, और वो कैल्शियम हमारी बॉडी में आता है पान से। तो पान खा सकते हो, लेकिन पान में कोई भी नशीला पदार्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल पान, पान में जो कत्था होता है वो भी मेडिसिन है, चूना होता है वो भी मेडिसिन है, पान का पत्ता भी मेडिसिन है। उसमें यदि गुलकंद डालो आप, है ना, गुलाब जल, गुलाब जल भी मेडिसिन है ना। गुलाब जल तो लोग आंखों में भी डालते हैं, इससे आंखें साफ रहती है। ठीक है, तो आंखों के लिए गुलाब जल अच्छा है। अब कैल्शियम का हमारी बॉडी में रोल क्या है? ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, हमारी दांतों, हमारी अस्थियां, बोन्स, हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। और यदि इसकी बॉडी में कमी हो जाए तो सूखा रोग हो सकता है बच्चों में, जिसको हम रिकेट्स कहते हैं, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। और एडल्ट्स में, अयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया हो सकता है। ऑस्टियोमेलेसिया में हड्डियां हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, हमारी हड्डियां मुलायम हो जाती है, जिस वजह से उनकी मुड़ने की संभावना रहती है और डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट एंड बोन हो सकता है। तो विटामिन डी के प्रेजेंस में ही हमारी छोटी आंत से कैल्शियम का अवशोषण होता है। और यदि विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा, कैल्शियम की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिस वजह से बॉडी में बहुत सारे रोग पैदा होंगे। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन ई, सॉरी, विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। और इसकी एडल्ट्स में नीड होती है 10 mg पर डे के हिसाब से। कहाँ से मिलता है? एग से मिलता है, मिल्क से मिलता है, मक्खन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, नट्स से मिलता है। नट्स मतलब, यदि आप मूंग भिगो के रखे शाम को और स्प्राइटेड मूंग खाएं, या आप चने भिगाएं, है ना, या आप फली दाना भिगा के रखें, है ना, इस तरह के नट्स दाने यदि आप भिगो के रखेंगे और वो स्प्राउटेड, जब वो अंकुरित होंगे, तो ऐसे अंकुरित अनाज को खाने से हमारी बॉडी में विटामिन ई मिलता है हमें। ठीक है, और विटामिन ई को हम फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से बांझपन आता है महिला और पुरुषों में। ठीक है, और ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की ताकत हमारी बॉडी की बढ़ाता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। और यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो, जैसा मैंने आपको बताया, इनफर्टिलिटी आती है। ठीक है, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया भी देखा गया है कुछ पेशेंट्स में। विटामिन के की यदि हम बात करें तो फाइलो क्यूनोलोन, ये इसका केमिकल नेम होता है। एडल्ट्स में इसकी नीड होती है, बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, 0.03 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। ये हमें काऊ के मिल्क से मिलता है, फिश से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, फ्रूट से मिलता है। और इसकी यदि बॉडी में कमी हो जाए तो हमें ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और नवजात शिशुओं में, न्यूबॉर्न बेबीज में ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लीडिंग मतलब होता है खून बहना। ठीक है, तो रक्त का थक्काकरण मतलब होता है ब्लड की क्लॉटिंग, है ना। तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। और ब्लड की क्लॉटिंग कौन से रोग में नहीं होती? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें एक बार रक्त बहना शुरू हुआ तो उसका प्रवाह रुकता नहीं है, थक्का नहीं जम पाता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, निरंतर ब्लड बहता रहता है। तो इसको हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। तो विटामिन के बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में विटामिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा
ऐसे विटामिन जो कि जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में पहला है आपका विटामिन सी, जिसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। प्रतिदिन हमें कितना चाहिए एडल्ट्स को? 440 to 60 mg पर डे के हिसाब से। और जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु, उनको कितना चाहिए? 25 mg to 30 mg। और यदि कोई महिला स्तनपान करा रही है, लैक्टेटिंग मदर है, तो उसकी नीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, उसको 70 to 80 mg पर डे के हिसाब से लगेगा। ठीक है। हमेशा एक चीज बेटा याद रखना, गर्भवती महिला और स्तनपान करने कराने वाली महिला की न्यूट्रिशनल नीड बढ़ जाती है। ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर एक बच्चा डिपेंड कर रहा है ना। एक बच्चा डिपेंड कर रहा है, और जुड़वा बच्चे यदि है तो वो नीड और बढ़ जाएगी। दो बच्चों को दूध पिला रही है, दो बच्चों को पेट में पाल रही है, तो नीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। और बहुत सी ऐसी दवाइयां भी है बेटा जो लैक्टेटिंग वुमेन को और प्रेग्नेंट वुमेन को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब उनको नहीं दी जाती है। बिना डॉक्टर की सलाह के गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दवाइयां नहीं खानी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। हमारे भारत देश में सेल्फ मेडिकेशन बहुत लोग करते हैं। इधर उधर से नेट से दवाई देख ली, किसी ने जो बताया वही लेके मेडिकल से खा लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, दवाइयां बहुत सेंसिटिव होती हैं, है ना। हमारे शरीर पे इसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं, है ना। क्योंकि दवाइयों का डोज बॉडी वेट के हिसाब से रहता है, दवाइयों का डोज एज के हिसाब से रहता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है। डॉक्टर, फार्मासिस्ट ये दवाइयों की गहराई से स्टडी करते हैं, तो इनकी सलाह के बिना दवाई किसी भी आम इंसान को नहीं लेना चाहिए। एक बार फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई डॉक्टर, और या तो डॉक्टर से, फिजिशियन से, है ना, या अपने फैमिली डॉक्टर से, उसके बाद ही सेल्फ मेडिकेशन करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसा एक्नी हुआ, एक्नी में वो विटामिन ए का सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। जबकि विटामिन ए फैट सॉल्युबल होता है, तो बॉडी में स्टोर होता है, इजिली बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होता है, तो एक्यूमुलेशन डिपोजिशन की वजह से फैट सॉल्युबल विटामिन की बॉडी में टॉक्सिसिटी हो सकती है। कई लोग विटामिन ई के कैप्सूल मन से ही खाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा विटामिन ई का कैप्सूल लिया, उसको तेल में लगा के स्किन पे लगा रहे हैं, अपने मर्जी से ही कुछ भी कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे आपको उल्टे सीधे काम नहीं करने हैं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो भी डॉक्टर की 100-200 रुपए फीस है उसको दें, और उसकी सलाह से ही कोई भी मेडिसिन अपनी बॉडी पे अप्लाई करें, या तो फिर खाएं। अपनी मर्जी से कभी भी दवाइयां ना ले, ये गलत आदत होती है। भारतीयों को बहुत ज्यादा हो गई है ये। पड़ोसी ने देखा ये क्रीम लगाने से पड़ोसी गोरा हो गया, तो हम भी वो क्रीम लेके आ गए। पता चला साल भर बाद क्रीम छोड़ी तो पहले से भी ज्यादा काला हो गया वो, है ना। कई लोगों ने स्किन लाइट एक क्रीम आती है लाइवा केयर, वो ऐसे मरीजों को दी जाती है बेचारे जो बीमार पड़ गए हैं, और बीमार पड़ने की वजह से भयंकर ही काले हो गए हैं, उनके चेहरे का पानी उतर गया है। तो डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करता है और उनको हिदायत देता है कि आप धूप में नहीं जाओ, आपकी स्किन पे सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए, है ना। अब किसी ने वो क्रीम लगाई और वो धूप में जाने लगेगा, तो उसकी स्किन बंदर जैसी लाल हो जाएगी और खराब हो जाएगी। पेंडम जैसी क्रीम लोग गोरा होने, हमारे भारत में क्या है, गोरा होने का बड़ा प्रचलन है, इसके लिए लोग बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं, फिर स्किन खराब हो जाती है, फिर बैठ के रोते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, और वो बहुत मुश्किल होता है ना। इसीलिए भाई भगवान ने जैसा आपको बनाया है वैसे आप बहुत अच्छे हो। केवल अपने हाइजीन का ध्यान रखो, साफ सफाई का ध्यान रखो, टाइम पे नहाओ, ब्रश करो, टाइम पे सो, अच्छी नींद लो, गहरी नींद लो, बस जैसा कलर है आपका ठीक है। साफ सफाई मायने रखती है, स्किन का कॉम्प्लेक्सेशन उतना मायने नहीं रखता है। ठीक है। इसीलिए बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे किसी को भी अपना खून पसीने की कमाई को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। यदि आपका खान पान रहन सहन अच्छा होगा, आपकी सोच अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे वो तेज चमक आएगी, और वही ज्यादा मायने रखती है। ठीक है। इसलिए ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन किसी भी दवाई का ना करें, ना तो क्रीम व्रीम का करे, लोशन का करे। बहुत ज्यादा हार्श हार्श केमिकल्स होते हैं शैम्पूज में, वो लगाने से एक समय के बाद बाल झड़ने लगते हैं, है ना। आपने देखा होगा किसी चीज को आप जब तक यूज कर रहे हो तभी तक उसका लाभ रह रहा है, उसका लाभ समाप्त, आपने उसका उपयोग बंद कर दिया तो और पहले से भी नीचे आपका ग्राफ आ जाता है ना। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वही चीज आप शुरू करो जिसको आप लाइफ टाइम मेंटेन कर सको, लाइफ टाइम मेंटेन हो नहीं पाता है ना। तो ये है आपका विटामिन सी। विटामिन सी हमें खट्टे फलों से मिलता है, अमरूद हुआ, जाम, आंवला हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ, टमाटर हुआ, ठीक है, हरी सब्जी हुई, आलू हुआ, इन सब से हमें विटामिन सी मिलता है। और रिच सोर्स होते हैं इसके खट्टे फल,
ये एस्कॉर्बिक एसिड है, तो इसकी एसिडिटी की वजह से नींबू और आंवले में थोड़ा सा खट्टापन होता है। इसके काम क्या है, ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। ये एक थर्मोलेवाइल विटामिन होता है। थर्मोलेवाइल मतलब टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। यदि आंवले को आप गर्म करोगे तो उसमें विटामिन सी समाप्त हो जाएगा। और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है ना, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, गम्स में ब्लीडिंग हो सकती है, रक्त का स्राव हो सकता है। ठीक है। और घाव भरने में टाइम लग सकता है, हीलिंग प्रोसेस डिले होता है इसकी डेफिशिएंसी से। ठीक है। और आयरन का एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है विटामिन सी। तो यदि विटामिन सी हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, डेफिसिट में चला जाएगा, तो आयरन भी अवशोषित नहीं होगा, और आयरन अवशोषित नहीं होगा तो एनीमिया हो जाएगा। क्योंकि खून के प्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी में आयरन मिनरल का होना बहुत जरूरी है, आरबीसीएस के फॉर्मेशन में। ठीक है। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, है ना। तो एनीमिया हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हेमिटेनिक्स वो दवाइयां होती है जो ह्यूमन बॉडी में रक्त के प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करती हैं। इसका एग्जाम्पल है आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B9, साइनोकोबुलामिन, विटामिन B12 और एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन हमारी किडनी करती है। ये चार चीजें यदि हमारे बॉडी में है तो हमारी बॉडी खून बना लेगी। और खून हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। और यदि खून खून हमारा खराब होगा तो हमें पिंपल्स होंगे, मुहासे होंगे, है ना, फोड़ा फुंसी हमें हो सकते हैं खून के खराब होने की वजह से। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करती है, जैसे गिलोय। गिलोय जूस आता है ना, गिलोय जूस भी पी सकते हो, इससे आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा। करेला का जूस भी बहुत बढ़िया रहता है, ये भी ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करता है। करेले के जूस पीने वाले को कभी डायबिटीज नहीं हो सकता। ठीक है। तो करेला खाना चाहिए, लेकिन करेला लगता है कड़ू तो लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। करेले की सब्जी खाओगे तो डायबिटीज नहीं होगा। आयुर्वेद कहता है कि मीठे से होने वाली बीमारी को खट्टा काट आपका कड़ू चीजें काट सकती हैं, तो हमें कड़ू चीजें खानी चाहिए। कड़ू मतलब बिटर। बिटर और क्या होता है, मेथी के दाने। मेथी के दाने भी थोड़े से कड़वे होते हैं ना। तो जो भी डायबिटीज पेशेंट है उनको कड़वी चीजें खाना चाहिए, कड़वी सब्जी खाना चाहिए। कड़वी सब्जी का एग्जाम्पल है करेला, मेथी के दाने। मेथी के दाने को शाम को रख दिया और सुबह जब वो फूल गए तो उसकी सब्जी बना के खा लो। ठीक है। और हमें पालक का जूस भी पी सकते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती है। पालक में भरपूर आयरन होता है ना। पालक को बढ़िया मिक्सी में पीस लिया और कपड़े से छान के उसका जूस पी लिया पालक। चुकंदर, है ना, अनार, अनार का जूस आप पी सकते हो। चुकंदर का जूस पी सकते हो। बीट, है ना, बीट बोलते हैं उसको, रेड कलर का आता है सलाद में, आपने देखा होगा। वो लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें आयरन होता है। आयरन किसी भी चीज को लाल कलर प्रोवाइड करता है ना। आपने देखा होगा अनार भी लाल होता है, चुकंदर भी लाल होता है, इन सब में आयरन प्रेजेंट होता है। तो ये है आपका विटामिन सी। अब हम विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन बी का केमिकल नेम है थायमीन। ठीक है। और एडल्ट्स में इसकी नीड होती है 1 to 2 mg पर डे के हिसाब से। और शिशुओं में इसकी नीड होती है 0.2 to 0.4 mg। इसके सोर्सेस क्या है, ये हमें अनाज से मिलता है, गेहूं, नट्स, दालें, ईस्ट और अंडे का योक। ये सारे इसके सोर्सेज हो गए। अब इसके हमारी बॉडी में मेन रोल है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और यदि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए तो बेरी बेरी नाम का रोग होता है। ये रोग भी दो टाइप का होता है, वेट बेरी बेरी होता है और ड्राई बेरी बेरी होता है। ड्राई बेरी बेरी का जो प्रभाव है बेटा, ये हमारे नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, जिससे न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम होता है, चींटी काटे जैसा लगता है। ठीक है। और वेट बेरी बेरी का प्रभाव कहाँ पड़ता है, वेट बेरी बेरी का प्रभाव पड़ेगा हमारे हृदय पर, हमारे हार्ट पर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इडिमा आ सकता है, फ्लूइड का रिटेंशन हो सकता है, एनर्जी प्रोडक्शन लो होने की वजह से हमारा शरीर में कमजोरी आ सकती है। बेरी बेरी का रोग बेटा उनको होने की संभावना ज्यादा है जो दारू पीते हैं, क्योंकि दारू पीने से विटामिन B अवशोषित नहीं हो पाता है, जिस वजह से जितने भी बेवड़े हैं उनमें विटामिन B की कमी रहती है। और इस कमी की वजह से उनका एनर्जी लेवल हमेशा डाउन रहता है। ठीक है। तो इसलिए हमें ड्रिंकिंग अवॉइड करानी है उन पेशेंट को जो ड्रिंक कर रहे हैं। ठीक है। उनको हमें काउंसलिंग देनी है, उनको हमें समझाना है कि आप ड्रिंक ना करें, ड्रिंक का बॉडी पे काफी दुष्परिणाम आता है आगे चल के। बी टू विटामिन को हम रिबोफ्लेविन कहते हैं। रिबोफ्लेविन की एडल्ट्स में नीड होती है 0.1 to 1.8 मिलीग्राम।
शिशुओं में इसकी नीड होती है 0.3 to 0.5 मिलीग्राम। इसके सोर्सेज हैं दूध, अंडा, हरी सब्जियां, मछली। इसके कार्य हमारी बॉडी में क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और इसकी कमी की वजह से हमारे माउथ में जो माउथ के कॉर्नर्स होते हैं वो फट सकते हैं और वहां पर वुंड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, माउथ के आसपास के एरिया में वहां पर हल्की सी रेडनेस आ सकती है। ठीक है, जिसको हम एंगुलर स्टोमाइटिस कहते हैं। ये एक टाइप का इन्फेक्शन होता है। विटामिन B3 जिसको हम नियासिनिक एसिड कहते हैं, एडल्ट्स में इसकी नीड होती है 16 mg पर डे के हिसाब से। और शिशुओं में इसकी नीड होती है 7 mg के हिसाब से, 7 mg पर डे। और इसके सोर्सेज हैं, मांस से मिलता है, मछली से मिलता है। देखो बेटा, जो चीजें हमें मांस मछली से मिल रही है इनके वेजिटेबल सोर्सेज भी होते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति मांस खाएगा तभी वो जिंदा रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति पैदा हो और वो कभी मांस ना खाए तो भी उसमें किसी विटामिन और किसी भी मिनरल की उसमें कमी नहीं होगी, क्योंकि मिनरल सोर्सेज आपके एनिमल से भी मिलते हैं और आपको वेजिटेबल से भी मिलते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिंदा रहने के लिए मांस खाना जरूरी है। इस भ्रम में कभी कोई मत रहना, है ना। बिना मांस का सेवन किए भी जिंदा रहा जा सकता है। ठीक है, 1 मिनट में लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूं, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। हम्म, कहाँ पर थे हम लोग? विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 का बॉडी में फंक्शन क्या होता है? कार्ब्स, प्रोटीन, वसा, फैट इसके मोटा मेटाबॉलिज्म में हमें हेल्प करता है। हमारी त्वचा के लिए, हमारी आंतों के लिए, हमारे स्नायु तंत्र के लिए, तंत्रिका तंत्र के लिए ये बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी से पैलेग्रा नाम का रोग होता है। ठीक है, पैलेग्रा, डर्मेटाइटिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है। डायरिया मतलब लूज मोशन, फीसेस पतले हो जाएंगे और 24 घंटे में 4-5 बार से ज्यादा पेशेंट को, मरीज को जाना पड़ेगा। डिमेंशिया में क्या होता है, मेमोरी कमजोर हो जाती है, भूल जाता है पेशेंट। और डिमेंशिया ही आगे चल के अल्जाइमर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रॉब्लम किससे एसोसिएटेड है? नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड प्रॉब्लम है। विटामिन B5 को हम पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं। पेंटाथोनिक एसिड की अयस्कों में नीड क्या होती है? 10 mg। सोर्सेज होते हैं इसके यकृत, एग, ईस्ट और फ्रेश वेजिटेबल्स। और ये अमाइनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में हमारी हेल्प करता है। विटामिन B6 जिसको हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं, एडल्ट्स में इसकी नीड होती है 2 to 3 mg पर डे। शिशुओं में इसकी नीड होती है 0.1 to 0.4 mg। ये हमें एनिमल सोर्सेस के फूड से मिलता है, मांस हुआ और अंडे हुए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी मिलता है, मिल्क और अनाज से हमें मिलता है। वसा, अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ये हमारी हेल्प करता है। विटामिन B7 जिसको हम बायोटीन कहते हैं, 100 mg पर डे के हिसाब से इसकी नीड होती है। ये हमें ईस्ट से मिलता है, हमें नट से मिलता है, दालों से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपापचय में, मतलब मेटाबॉलिज्म में हमारी हेल्प करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से हमें डर्मेटाइटिस हो सकता है, मतलब त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम, डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, और ये इसकी कमी से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, विटामिन B7 की कमी जिसकी बॉडी में होगी वो गंजा हो सकता है। इससे बाल झड़ने का प्रॉब्लम आता है, जिसको हम एलोपेसिया बोलते हैं, गंजापन। ठीक है, तो यदि गंजेपन से बचना है तो बायोटीन आपकी बॉडी में पर्याप्त होना चाहिए। आपने देखा होगा जिन लोग के बाल झड़ रहे हैं वो बायोटीन के कैप्सूल खाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका बायोटीन, विटामिन B7। अगली क्लास में सब पूछूंगा। सारे विटामिन के केमिकल नेम आपको पता होने चाहिए, उनके सोर्सेज पता होने चाहिए, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेस और उनके बायोलॉजिकल रोल, हमारी बॉडी में वो क्या करते हैं।
विटामिन बी नाइन को हम फॉलिक एसिड कहते हैं। एडल्ट्स में इसकी नीड होती है 100 mg के आसपास, 100 mg पर डे। शिशुओं में इसकी नीड होती है 30 mg के आसपास पर डे। और गर्भवती महिलाओं में ज्यादा होती है 200 to 400 mg पर डे के हिसाब से। और जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं उनमें भी 150 से 200 mg के आसपास इसकी नीड होती है। हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, अंडे से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से हमें मिलता है, और अनाजों से हमें विटामिन बी नाइन मिल जाता है। इसका ये हेल्प क्या करता है, ये डीएनए के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में आरबीसीएस के प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करता है। लाल रक्त रुधिराणु कहाँ बनते हैं? अ, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसमें जो रेड बोन मैरो होता है वहां पर आरबीसीएस का फॉर्मेशन होता है। और डीएनए का प्रोडक्शन, डीएनए एक टाइप का हिस्टोन प्रोटीन होता है। डीएनए आरएनए, डीएनए ह्यूमन बींग्स में जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसके प्रोडक्शन के लिए फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। फॉलिक एसिड की कमी से वुमेन में बांझपन भी आता है। आपने देखा होगा जो इनफर्टाइल वुमेन्स होती है उसको डॉक्टर फॉलिक एसिड के टैबलेट प्रिस्क्राइब करता है। इसकी डेफिशिएंसी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, होठों के जो किनारे हैं वो फटने लगते हैं, जिसको हम किलोसिस का प्रॉब्लम बोलते हैं। और हमारी आहार नाल से संबंधित प्रॉब्लम आती है, दस्त हो सकता है, अफरा हो सकता है। अफरा मतलब पेट में गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, और हमें छाती में दर्द हो सकता है। विटामिन बी 12, इसको हम साइनोकोबुलामिन कहते हैं। वयस्कों में ये 1 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए, शिशुओं में 0.2 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए। इसके सोर्सेस क्या है? एग से मिलेगा, और हमें मीट से मिलेगा, मछली से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा, चीज से मिलेगा। ठीक है, एनिमल सोर्सेस से ही हमें मिलता है, एनिमल फूड से। अब डीएनए का संश्लेषण में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो बेटा इसकी क्वांटिटी कितनी कम चाहिए, 1 माइक्रोग्राम, है ना। 1 माइक्रोग्राम बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए। इसका काम क्या है? डीएनए का प्रोडक्शन करेगा, और इसकी डेफिशिएंसी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, हमारा स्पाइनल कॉर्ड कमजोर हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है? हमारे बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड में स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे स्पाइन के उसमें से नर्व्स निकलते हैं, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, और ब्रेन से 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं। तो ये हमारे नर्व के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसकी यदि कमी हो जाए तो नर्व में डिजनरेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, जिस वजह से हमारा नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम मिनरल की बात करते हैं। कैल्शियम, है ना। कैल्शियम की हमें जरूरत पड़ती है। एक एडल्ट को चाहिए 1000 mg पर डे के हिसाब से, छोटे बच्चों को चाहिए 500 mg पर डे के हिसाब से, महिलाओं को चाहिए यदि प्रेग्नेंट है तो 1200 mg, और यदि लैक्टेटिंग है तो 1200 mg पर डे के हिसाब से। इसका सोर्स क्या है? दूध से मिलेगा, और दूध से जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दही है, उनसे मिलेगा, चीज से मिलेगा, है ना। नॉनवेज में आपका फिश से मिलेगा, वेजिटेबल में आपका हरी पत्तेदार सब्जियों और अनाजों से भी मिलता है। इसका काम क्या होता है बेटा? ये अस्थियों को के निर्माण में हेल्प करता है, दांत दांत को मजबूत बनाता है, ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कैल्शियम की कमी यदि हो जाएगी तो ब्लड भी प्रॉपर क्लॉट नहीं हो पाएगा, और ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक्टिन और मायोसिन नाम के जो दो प्रोटीन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो मांसपेशियों में गति के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसको ये एक्टिवेट करता है। और इसकी कमी से अस्थियां और दांत कमजोर हो सकते हैं, और रिकेट्स नाम का रोग हो सकता है। ठीक है, और ब्लीड आपका क्लॉटिंग प्रॉब्लम आ सकती है। आयरन भी एक मिनरल है। इसकी डेली नीड होती है एडल्ट्स में 20 mg पर डे के हिसाब से, गर्भवती महिलाओं में 40 mg, और लैक्टेटिंग वुमेन में 30 mg। इसके सोर्सेस क्या है? ये हमें एनिमल सोर्सेस से भी मिलता है, वेजिटेबल सोर्सेस से भी मिलता है। एनिमल में हमें मांस से मिलेगा, ठीक है, चिकन से मिलेगा, मछली से मिलेगा। और वेजिटेबल की बात करें तो अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, है ना, नट्स, दाने जो हम स्प्राउटेड खाते हैं, सूखा मेवा, इनसे हमें आयरन मिलता है। और इसके कार्य क्या है? ये आरबीसीएस के प्रोडक्शन में और हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, इसकी कमी से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है, तो हमारे डाइट में प्रॉपर आयरन का होना बहुत जरूरी है। आयोडीन, आयोडीन हमें बहुत ही कम मात्रा में लगता है। ठीक है, और इसकी कमी से हमें गाइटर, गलकंड, घेंगा नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, और हम मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं।
महिलाओं में यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो उनको गर्भपात हो सकता है, उनका अबॉर्शन हो सकता है, बच्चा